तली हुई मछली। नदी किनारे बहुत से मछुआरे रहते थे और मछलियां पकड़ मच्छी बाजार में बेच दिया करते थे। सदक के पिता उसे मछलियां पकड़ने के लिए हमेशा कहते, पर वह पकाना और खाना ही पसंद करता। उसे तली हुई मछली खाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन सदक के पिता ने कहा, देखो बेटा, हम मछुआरे हैं, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। तुम जाकर मछलियाँ पकड़ो। यूं बस पकाने और खाने का शौक ही अच्छा नहीं है। आप चिंता ना करें पिताजी, मैं समय आने पर सब संभाल लूँगा, पर अभी मुझे मच्छी खाने दो। सदक के पिता की बात का उसके ऊपर कोई असर न हुआ, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोच लिया और नदी पे जाना छोड़ दिया। पिताजी, आज आप मच्छी पकड़ने नहीं गए? पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। ले बेटा, खाना खा ले। ये क्या माँ, सब्जी? मैं नहीं खाऊंगा, आप ही खा लो। मैं अपने लिए मच्छी पका लूंगा। बेटा, आज मच्छी नहीं है, अब से यही खाना होगा। क्या ये सब्जी? मैं नहीं खाऊंगा माँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। आजकल तुम्हारे पिताजी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ दिन तक उन्हें आराम चाहिए। अगर वो मच्छी पकड़ने जाएंगे तो उनकी सेहत और खराब होगी। अगर तुम्हें मच्छी खाने का इतना ही दिल है तो तुम खुद जाकर मच्छी पकड़ कर ले आओ। माँ के मुंह से यह बात सुन सदक बहुत हैरान और परेशान हो गया और सोचने लगा, क्या अब मुझे मच्छी पकड़ने जाना होगा? ठीक है, तो ये सब्जी खा लो बेटा, तुम्हें भूख लगी है ना? सदक को बहुत भूख लगी थी, इसीलिए उसने मन को मनाकर सब्जी खा ली। लेकिन कुछ ही दिनों में वह रोज रोज सब्जी खाकर उकता चुका था। क्या बात है बेटा, तुमने खाना नहीं खाया? नहीं माँ, मेरा मन नहीं है। माँ, क्या मैं आज मछली पकड़ने जाऊँ? सच? क्या तुम मछली पकड़ने जाना चाहते हो? हाँ माँ। तो एक बात कहूँ बेटा? कहो माँ। अपने लिए मछली पकड़ने जा रहे हो, लेकिन कुछ ज्यादा मछलियाँ पकड़ना जिससे हम बाजार में भी बेच सके। हाँ माँ, मैं ज़रूर ज़्यादा मछलियाँ पकड़ूंगा। अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे ही अपने पिताजी का काम में हाथ बटाना है। और दोनों की बात सुन सदक के पिताजी बहुत खुश हुए, क्योंकि जो वह बात समझाना चाहते थे उनका बेटा अब समझ चुका था। शहर में वो पढ़ने के लिए जाया करता था। अचानक उसके पिता का स्वर्गवास हो जाता है और उसकी पढ़ाई छूट जाती है। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है, माँ, अब हम क्या करेंगे? बेटा, अब तुझे अपने पिता की जगह खेती करनी होगी। हमारी इतनी जमीन है, उसका कुछ तो करना होगा, नहीं तो गुजारा कैसे चलेगा मेरे बेटे। और रही बात पढ़ाई की, वो तो तुझे अब शाम के वक्त ही करनी होगी। स्कूल जाना अब लगातार मुश्किल होगा बेटा। कोई बात नहीं माँ, तुम परेशान मत हो। जानती हो माँ, बहुत दिनों से शहर नहीं गया। वहाँ पर हम बहुत ज्यादा टॉफी और चॉकलेट खाते थे। पिताजी कभी कभी मुझे पैसे दिया करते थे, मैं उन्हीं से खरीद कर खाता था। गांव में तो ये सब चीजें मिलती ही नहीं। बेटा, ये सारी चीजें तो गांव में नहीं मिलने वाली, ये तो बस शहर में मिलती हैं। हाँ माँ, तुमने ठीक कहा। चंदन अपने पिता के खेत में जाके काम करने लगता है। एक दिन वो बहुत उदास खेतों के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है, ओहो, पिताजी क्या ये अनाज की खेती करते थे? अनाज की कमी तो गांव में है ही नहीं, हर किसी के पास अनाज है। मुझे तो ऐसा कुछ चाहिए कि मेरे खेतों में चॉकलेट, टॉफी, लॉलीपॉप, ये सब की खेती हो और मेरे गांव के दोस्तों को मैं ये सब खिला सकूं। अभी चंदन ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक से ऊपर बैठी एक चिड़िया 2-4 दाने उसकी झोली में गिरा देती है। तुम कौन हो? मैं हूँ जादुई चिड़िया कोमल। तुम्हारे पिता ने मुझे बरसों तक खाना खिलाया है। आज आशीर्वाद के तौर पर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। ये जादुई बीज हैं, इन्हें लगाओगे
तो जो चाहोगे उसकी खेती होगी। सच? बहुत बड़ी बात कर दी तुमने, मेरा तो दिल खुश कर दिया। चंदन सभी खेतों में अनाज बोता है, लेकिन एक प्यारे से बड़े से खेत में वो सिर्फ और सिर्फ वही बीज बोता है जो उसे जादुई चिड़िया ने दिए थे, और मन ही मन कामना करता है। बस मैं यही चाहता हूँ कि इस खेत में चॉकलेट की खेती हो। अगले दिन जब चंदन अपने खेतों में वापस लौटा तो उसकी आंखें ये देखकर हैरान हो गई कि पूरा खेत बिल्कुल चॉकलेट की खेती से भरा पड़ा था। अरे वाह, मजा आ गया। सच में जादुई चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। तोप की पानीपुरी चैलेंज। कैनन पानीपुरी। झांसी करके एक गांव में श्याम और राधा करके दो पति पत्नी थे। वो दोनों बहुत गरीब थे। श्याम मार्केट के एक शॉप में बोरियां उठाने की काम करता था और राधा घरों में बर्तन और साफ सफाई का काम करती थी। एक दिन दोनों अपना काम करके थके हुए घर आए थे। अजी, अब ये काम वाली काम मुझसे नहीं होगा। आज एक कांच की बर्तन मेरे हाथ से गिर गई और टूट गई। बस मुझ पे मालकिन चिल्लाने लगी, गालियां दिया जी। अब क्या करे राधा, गालियां तो मुझे भी खाने पड़ती हैं। अगर मेरे एक गेहूं का बोरी को भी छेद हो गया तो बस 100 गालियां खाने पड़ते हैं मेरे साहूकार से। वो मालिक हैं और हम नौकर। नहीं जी, अब मुझसे गाली खाना नहीं हो पाएगा। हमें खुद का कुछ करना चाहिए। लेकिन राधा, हमारे पास खुद का व्यापार करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये लीजिए, मैं अपनी मंगलसूत्र और कंगन देती हूँ। इन्हें बेचकर पैसे लेके आइए, बाद में सोचेंगे क्या करना है। जैसे राधा ने बोली, श्याम उन गहनों को बाजार में बेचकर कुछ पैसे लेके आता है। ये लो राधा, अगर भगवान की यही मर्जी है तो हम व्यापार ही करेंगे। वैसे भी हम कौन सा व्यापार करेंगे? चलो हम बाजार जाकर देखेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा व्यापार है जो इस गांव में नहीं है। बाद में दोनों जाकर मार्केट में देखने लगे। वहाँ पर तरह तरह के व्यापार थे, जिलेबी वाला, मिर्ची बज्जी वाला, पाव भाजी वाला। लेकिन वहाँ पर पानी पूरी का ठेला नहीं था। ये देखकर राधा बोली, देखिए जी, इस पूरे गांव के मार्केट में पानी पूरी नहीं है, तो क्यों ना हम एक पानी पूरी का ठेला खोलें? हाँ राधा, तुम सच कहती हो। कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे उसे खूब खाते हैं। लेकिन अगर लोगों को हमारे पास आकर खाना है तो हमको कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। अरे, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। मेरे पास बचपन का एक तोप का खिलौना है। हम उसमें कोई भी चीज डालेंगे तो उसमें से वो उड़ता हुआ आकर सामने गिरेगा। मैं इससे बहुत अच्छी तरह खेलती थी। जैसे ही राधा ने ऐसा बोली, उस पुराने तोप को बाहर लाते हैं और उसे अच्छी तरह सफाई करते हैं। उसके बाद वह तोप काम करने लगी। उसी दिन को वह पानी पूरी का ठेला भी लगा देते हैं और बाजू में तोप को भी लगाते हैं। आओ भाई आओ, तोप का पानी पूरी खाओ। कैनन पानी पूरी। प्लेट पकड़कर खड़े होने की जरूरत ही नहीं है। हमारा तोप सीधा आपके मुंह में ही डालेगा पानी पूरी को। ये सुनते ही कुछ लोग आकर इकट्ठे हो गए। जैसे ही श्याम ने कुछ पानी पूरी को तोप की नली में रखकर चलाई तो पानी पूरी सीधा एक एक करके जाकर ग्राहकों के मुंह में गिरने लगी। सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा और मजे लेकर खा रहे थे। कुछ ही दिन में तोप पानी पूरी बहुत फेमस हो जाती है। यूं श्याम और राधा पानी पूरी का व्यापार करते हुए खुशी खुशी से रहने लगे। जादुई चिकन मशीन। राम और कमल दो सगे भाई थे। वो दोनों श्यामपुर गांव में अपने माता पिता के साथ रहा करते थे। उनके पिताजी का अंडों और मुर्गियों का कारोबार था। जैसे ही राम और कमल बड़े हुए, वैसे ही उनके माता पिता ने उन दोनों की बड़े धूमधाम से शादी की। राम की बीवी का नाम था कमला और कमल की बीवी का नाम था विमला।
राम की बीवी कमला व्यवहार की बहुत अच्छी थी। उसने घर में आते ही घर का सारा काम संभाल लिया। वो सुबह जल्दी उठकर अपने सास ससुर की सेवा करती, घर का सारा खाना बनाती और कमल और उसकी बीवी के लिए भी खाना बनाया करती थी। लेकिन दूसरी ओर कमल की बीवी विमला बहुत ही सुस्त और चालाक थी। वो बड़ी चालाकी से कोई न कोई बहाना बनाकर घर के काम टाल दिया करती थी। कमला दीदी, जरा मेरे लिए भी खाना बना दो ना, मेरे सर में बहुत दर्द है। हाँ हाँ बिमला, मैं बना देती हूँ। ला, तेरे सर पे बाम मल देती हूँ। इस तरह से कमला ने अपनी सेवा भाव से सभी का दिल जीत लिया था। धीरे धीरे राम और कमला ने मेहनत करके अपने पिता के कारोबार को काफी आगे बढ़ा दिया था। ये देखकर विमला बहुत जलने लगी। एक दिन उसने कमल से कहा, अजी मैं तो कहती हूँ बाबूजी से कहकर हिस्सा बंटवारा करवा लो, नहीं तो भाभी ना पूरा हिस्सा खा जाएगी और हम काम करते रह जाएंगे। कमल अपनी बीवी की बातों में आ जाता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी बहुत हुआ, मुझे अपने कारोबार में अपना हिस्सा चाहिए। क्या कहते हो बेटा, हिस्सा लोगे? परिवार से अलग रहोगे? हाँ पिताजी, इसमें बुरा ही क्या है? ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। राम कमल के पिताजी घर का बंटवारा करने के लिए दोनों से कहते हैं, लेकिन पिता की बात सुनकर राम कहता है, पिताजी आप ये क्या बात कर रहे हैं? इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ कमल को अगर मुर्गियों का कारोबार और एक घर चाहिए तो आप उसे दे दीजिए। मैं और कमला गांव के बाहर वाले मकान में रह लेंगे। शाबाश बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। और अगले ही दिन राम और कमला घर छोड़कर गांव के बाहर वाले मकान में रहने के लिए चले जाते हैं। ये देखकर विमला और कमल बहुत खुश होते हैं। राम और कमला जैसे ही पुराने मकान की सफाई करने लगते हैं, तभी कमला को वहाँ एक बोतल मिलती है। कमला जैसे ही उस बोतल की सफाई करके उसका ढक्कन खोलती है, तभी उसमें से एक जादुई आत्मा निकलती है। ये देखकर कमला डर जाती है। डरो मत कमला, मुझे एक शैतान जादूगर ने इस बोतल में बंद कर दिया था। तुमने मुझे आजाद किया है, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसा कहते ही उस आत्मा ने हवा में हाथ हिलाया और देखते ही देखते वो पुराना मकान एक नए अच्छे मकान में बदल गया और साथ में ही एक बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म भी बन गया, जहाँ पर की मॉडर्न टेक्निक की मशीनें लगी हुई थी और खूब सारे अंडे और मुर्गियाँ भी थी। ये देखकर कमला बहुत खुश हुई और यहाँ पे विमला और कमल ने अपने बुरे व्यवहार के कारण सारा व्यापार चौपट कर दिया। कमल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने जाकर अपने पिता और अपने बड़े भाई से माफी मांगी और दोनों भाई फिर से इकट्ठे होकर रहने लगे। चालाक पानीपुरी वाला। ये कहानी पानीपत नाम का एक गांव में हुआ। उस गांव में गणेश अपने दोनों बेटियां शीला और माला के साथ रहता था। माला जो छोटी बहन थी, बहुत नादान थी। जब भी उसका पापा गणेश कुछ काम के लिए शहर जाते थे तो कुछ न कुछ लाने के लिए बोलती थी। एक दिन गणेश कुछ जरूरी काम पर शहर जा रहा था। तभी माला ने, पापा आप शहर से आते वक्त मुझे समोसे, भेलपुरी और पानी पूरी भी लाना। जरूर बेटा, मैं सब कुछ लाऊंगा, लेकिन आप दोनों संभाल के रहना। कुछ ज़रूरत पड़े तो चाचा के घर चले जाना। ऐसा गणेश को विदा करते हैं। तभी बड़ी बहन शीला ने बोली, काश इस गांव में भी एक पानी पूरी और चाट का ठेला हो तो हम रोज जाकर मजेदार चाट पानी पूरी खा सकते थे। उस गांव में कोई भी चाट का ठेला नहीं था, लेकिन अचानक मोहन करके एक नया चाट भंडार खोलता है और वह पूरे गांव में ऐलान करता है कि उसके ठेले पर सारे गांव को मुफ्त में पानी पूरी और चाट खिलाएगा। तभी कुछ लोग उसके ठेले पर इकट्ठे हो जाते हैं। अरे ये क्या है मोहन भैया, मुफ्त में पानी पूरी और चाट, वो भी सारे गांव को? हाँ हाँ चाचा, मुफ्त में खा लो। इस गांव ने मुझे बहुत कुछ दिया है, शहर में बहुत कमाया है व्यापार करके, इसीलिए मेरे गांव आकर मुफ्त में
सबको पानी पूरी और चाट खिलाने के लिए सोचा है। अरे वाह मोहन, चाट और पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट हैं, लाजवाब हैं। जल जीरा तो बार बार पीने का मन कर रहा है। ऐसा ये बात सारे गांव में फैल जाती है। शीला और माला भी सुनते हैं। दीदी दीदी, चलो ना, मुफ्त में चाट और पानी पूरी, मजा आएगा। चलो चलो ना, खाते हैं। अरे माला, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। ठीक है, पहले तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। ऐसा शीला माला को भेजकर असली बात पता लगाने के लिए मोहन के ठेले के पास जाती है। लेकिन उसके ठेले के पीछे एक पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देखने लगी। तभी शीला देखती है कि मोहन पानी पूरी के जल जीरा में कुछ मिला रहा था और हंसते हंसते ऐसा बोला, पागल लोग, इन बेवकूफ़ों को पता नहीं है कि इस रसायन को पीने से वो लोग बूढ़े होकर उनका सारा यौवन मुझे मिल जाएगा और मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। ये सुनकर शीला घबरा जाती है, लेकिन तुरंत सबके सामने आकर जो कुछ भी मोहन ने बोला वो सबको बोलती है। सारे लोग घबरा जाते हैं। देखो मोहन, अभी के अभी तुमको ये रसायन पीना होगा, नहीं तो सारा गांव मार मार के तुम्हें बाहर निकालेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकता, मुझे छोड़ दो बहन, मुझे छोड़ दो। लेकिन जब सारे लोग मारने के लिए आगे बढ़े तभी मोहन उसका रसायन पूरा पी लेता है। तुरंत वह एक बुड्ढे की तरह बदल जाता है और नीचे गिर जाता है। सारे लोग शीला की बहादुरी देखकर तालियां बजाते हैं। ऐसा शीला ने सारे गांव के लोगों को बुढ़े होने से बचा लेती है। मिट्टी की मुर्गी, सोने का अंडा। रत्ना एक दिन जिद करती है कि उसे पैसे जमा करने के लिए एक गुल्लक चाहिए। पिताजी पिताजी, आज घर आते हुए मेरे लिए गुल्लक ला दो ना। मेरे पास एक भी गुल्लक नहीं है। अपने जन्मदिन के दिन मैं उसे फोड़ूंगी, उसमें ढेर सारे पैसे निकलेंगे। मेरे सभी दोस्तों के पास बहुत सुंदर गुल्लक है। वो चौराहे पर ना बहुत अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाने और गुल्लक बनाने वाला बैठता है। पिताजी, आप मेरे लिए ला दोगे ना? बहुत शैतान हो गई है, अभी से इस उम्र में पैसा जमा करेगी क्या? ठीक है, शाम को आते हुए ले आऊंगा। रत्ना के पिताजी एक बहुत बड़े सुनार थे। वो घर आते समय शाम को बहुत सारा सोना घर ले आया करते थे। एक दिन उनके पास एक ग्राहक के अंडे बने हुए रखे थे जो कि सोने के थे। इन अंडों को घर ले चलता हूँ, इस तरह दुकान पर छोड़ना ठीक नहीं, आजकल बहुत चोरी हो रही है। सेठ अंडे अपने थैले में डालकर घर की तरफ आ रहा था। चौराहे के पास पहुंचते ही सेठ को याद आता है कि रत्ना ने एक गुल्लक मंगवाई है। ओहो, याद आया, चलो रत्ना के लिए कुछ ले ही लेता हूँ। वो रत्ना के लिए गुल्लक वाले से एक मिट्टी की मुर्गी ले लेता है जिसमें पैसे जमा करने के लिए गोल छेद बना हुआ था। सेठ उन मिट्टी की मूर्तियों में कमियां निकाल रहा था। अरे कोई भी अच्छी नहीं है, इसकी नाक बड़ी है, अरे इसकी आँख तो बिल्कुल बेकार है, ये रंग अच्छा नहीं है, हाँ ये ठीक लगती है। जब वो एक सही मुर्गी तलाश कर रहा था, अचानक उसके थैले से एक सोने का अंडा निकलकर मिट्टी की मुर्गी के अंदर चला जाता है। सेठ को इस बात का पता भी नहीं चलता और वो मिट्टी की मुर्गी उठाकर पैसे देकर अपने घर की तरफ चला जाता है। अरे छोटी सी प्यारी सी गुल्लक! रत्ना गुल्लक को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन अगले दिन जब सेठ ने अंडों को गिना तो उसे एक अंडा कम मिला। हाय राम, मैं ग्राहक को क्या जवाब दूंगा, मेरा अंडा कहाँ गया? सेठ पूरे घर में तलाश करता है। तभी सेठ को याद आता है कि कल वापसी में लौटते हुए उसने गुल्लक खरीदी थी। वो फटाफट जाकर रत्ना की गुल्लक को देखते हैं। अरे रत्ना, बेटा जरा अपनी गुल्लक तो देना। जल्दबाजी में गुल्लक नीचे गिर जाती है और फूट जाती है। रत्ना जोर जोर से रोने लगती है। मेरी गुल्लक! पिताजी ने मेरी गुल्लक तोड़ दी।
अरे रत्ना चुप हो जा बेटा। सेठ खुश हो जाता है क्योंकि गुल्लक के अंदर उसे सोने का अंडा मिल जाता है। शुक्र है भगवान का, नहीं तो आज मेरी जान नहीं बचती बेटा। चल, मैं तुझे अभी 1 नहीं 2 गुल्लक खरीद कर दूंगा। हाँ चल चल। पक्का? हाँ हाँ बेटा चलो। रत्ना अपने पिता के साथ गुल्लक की दुकान पर जाती है और 2 मिट्टी की फिर से गुल्लक ले आती है और अपने पिता से कहती है, क्या ये वाली गुल्लक भी सोने का अंडा देगी पिताजी? रत्ना की बातें सुनकर उसके माता पिता जोर जोर से हंसने लगते हैं। सत्तू और उसकी पत्नी का गाय का घी बेचने का बहुत बड़ा व्यापार था। धीरे धीरे उनका व्यापार बहुत नुकसान उठा रहा था। लोग उनका घी खरीदते ही नहीं थे क्योंकि गांव में और भी बहुत से लोगों ने गाय पाल रखी थी। उनका दूध, घी, मक्खन इत्यादि वो बाजार में बेचते थे। हर किसी को हमेशा सत्तू का सामान पसंद नहीं आने लगा। इस बात से सत्तू बहुत परेशान हो गया। एक दिन सत्तू की बेटी जब स्कूल से घर लौटी, पिताजी पिताजी कल स्कूल की फीस भरनी है, आपको ध्यान है ना? अरे बिटिया, फीस क्या, मुझे तो लगता है आगे मैं तुझे पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, कुछ खिला भी नहीं पाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं ठीक कहता हूँ बिटिया। अरे हमारी 5 गायें हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा ना तो घी बिक रहा है, न मक्खन, न दूध। अरे पूरे गांव को एक ही व्यापार मिला था करने के लिए। तभी सत्तू की पत्नी उससे कहती है, ये कैसी बातें आप बच्ची के सामने कर रहे हो? मैं मानती हूँ व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है, लेकिन कोई उपाय निकालो, बच्ची को पढ़ाना लिखाना है कि नहीं? मेघा अपने माता पिता को परेशान देखकर अपने पिता से कहती है, पिताजी हमें टीचर ने सिखाया है कि व्यापार बढ़ाने के लिए नई नई योजनाओं का होना बहुत आवश्यक है, जो लोगों को लुभाएं, जो लोगों को ये बताएं कि हम कुछ अलग बेच रहे हैं। घी तो सभी बेचते हैं, आपको कुछ और करना होगा जिससे आकर्षित होकर हमारे पास ग्राहक आएं। अरे ऐसा क्या करूं, तू ही बता दे। पिताजी हमारे पास 5 गाय हैं, क्यों ना हम 4 गाय का रंग अलग अलग रंग से रंग दें? क्या कह रही हो बेटी, गाय का एक ही रंग होता है? अरे रंग बिरंगी गाय कभी देखी है क्या? वही तो कह रही हूँ पिताजी, अगर हम अपनी गाय को सुंदर खूबसूरत रंग से रंग देंगे, उन्हें सुंदर सुंदर पोशाक पहनाएंगे, तो लोगों को हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पंचरंगा घी है। अरे वाह बिटिया, तू तो बड़ी मजेदार बातें करने लगी। मेघा की माँ को मेघा की बातें बहुत अच्छी लगती हैं और वो अपने पति से कहती है, अरे बहुत बढ़िया योजना है, तुम करके तो देखो। सत्तू अपनी बेटी की बात मानकर हर जगह बड़ा बड़ा बोर्ड लगा देता है, पंचरंगी गाय का देसी घी। लोग उस बोर्ड को पढ़ते हैं तो सत्तू के घर गाय का दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। रंग बिरंगी खूबसूरत गाय देखकर हर कोई उनका घी खरीदता है। दिन प्रतिदिन अब सत्तू का घी बाजार में दूर दूर तक जाने लगा। सत्तू का व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। यह देखकर एक दिन सत्तू की पत्नी अपने पति से कहती है, अरे वाह, मजा ही आ गया। अभी तो हमने अपनी बिटिया को 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाया है और इतना बड़ा ज्ञान दे गई हमें। देखो, मैं तो कहती हूँ इसकी पढ़ाई बंद मत करो, ये बड़ी होकर बहुत बढ़िया बिजनेस करेगी। क्यों बेटी, बिजनेस ही कहते हैं ना? हाँ अम्मा। हाँ, इस तरह मेघा की समझदारी से न केवल उसने अपने पिता का बिजनेस बढ़ाया, बल्कि अपनी समझदारी के साथ उसने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। मिर्ची भजिया वाले और समोसे वाले की लड़ाई। कोटलपुर नाम के गांव में श्याम नाम का पकौड़े वाला रहता था। वह पूरे शहर में मशहूर था और बहुत स्वादिष्ट पकौड़े बनाता था। उसके ठेले पे लोग दूर दूर से पकौड़े खाने आते थे। रमन नाम का समोसे वाला उससे बहुत जलता था। श्याम का धंधा तो बढ़ता ही जा रहा है, मेरे समोसे कोई नहीं खाता, क्यों ना मैं श्याम के पास ही अपना ठेला लगा लूं, ताकि उसके ग्राहक मेरे ठेले पे भी आ जाएं। रमन ने ऐसा ही किया और अपना ठेला श्याम के ठेले के साथ लगा दिया। श्याम को ये देखकर बहुत गुस्सा आ गया।
रमन, तू यहाँ क्यों आया है? अपनी जगह पर वापस जा। क्यों जाऊं? मेरा ठेला, मेरी मर्जी। और वैसे भी यह जगह ना तेरी है ना मेरी, यह तो सरकारी है। श्याम को यह सुन गुस्सा आ गया और दोनों एक दूसरे से दुश्मनी करने लगे। एक दिन एक ग्राहक वहाँ पर आया। भाई, एक समोसा देना। अरे इधर आओ, समोसे से ज्यादा पकौड़े अच्छे होते हैं। ये लीजिए पकौड़ा। नहीं नहीं, आप समोसे ही लीजिए, ताजा है। नहीं नहीं, यहाँ आइए, मैं आपको मुफ्त में एक और पकौड़ा देने को तैयार हूँ। दोनों की लड़ाई सुनकर ग्राहक परेशान हो जाता है। अरे तुम दोनों आपस में लड़ते रहो, मुझे किसी से कुछ नहीं खरीदना। श्याम और रमन की आपस की दुश्मनी देख ग्राहक गुस्सा होकर चले जाते हैं और किसी की भी बिक्री नहीं होती। काफी दिन ऐसे ही चलता रहता है। यह देख एक दिन रमन का बेटा कहता है, पिताजी पिताजी, आजकल आपके समोसे बिकते नहीं हैं। आपकी और श्याम पकौड़े वाले की लड़ाई में आप दोनों का ही नुकसान हो रहा है। क्यों ना आप दोनों बैठकर आपस में बात कीजिए। अपने बेटे की बात सुन रमन ने श्याम के पास जाकर इस बारे में बात की। अरे श्याम भाई, अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो दोनों का धंधा बंद हो जाएगा। और रमन, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्यों ना हम मिलकर काम करें। और अगले ही दिन दोनों ने अपने दोनों ठेलों को साथ लगाकर उस पे लिखा, रमन समोसा और श्याम पकौड़े वाले की दुकान। इस तरह दोनों ने मिलजुल कर काम करना शुरू किया। अब ग्राहक भी खुश और वो दोनों भी खुश। मिट्टी की बकरी। गुड्डी नाम की एक बहुत ही शैतान बकरी थी। उसे मैं करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं था। हर किसी को अपनी आवाज से हमेशा परेशान करना उसकी बहुत बुरी आदत बन चुकी थी। जंगल के पास एक बहुत बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। हर रोज गुड्डी उन्हें देखती। अलख निरंजन, अलख निरंजन, हरिओम हरिओम। बाबा साधना में लगे रहते थे, लेकिन गुड्डी लगातार वहाँ खड़ी खड़ी ऐसा करती रहती। उसकी मैं बंद होने का नाम ही नहीं लेती। उसकी आवाज के कारण धीरे धीरे ऋषि मुनि की तपस्या भंग होने लगी। एक दिन ऋषि को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और गुड्डी बकरी को कहा, हट, तेरे कारण मेरी तपस्या भंग हो रही है। हर रोज यहाँ आकर मैं करती रहती है। दुष्ट बकरी, तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। आज के बाद तू मैं नहीं कर पाएगी। तेरा शरीर मिट्टी का हो जाएगा। ऋषि ने ऐसा कहा ही था कि तुरंत गुड्डी बकरी एकदम मिट्टी की बन गई। अब ना तो वो बोल सकती थी और ना ही कोई बात कर सकती थी, लेकिन वो बहुत रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये मुझसे क्या गलती हो गई? ऋषि मुनि ने मुझे मिट्टी का बना दिया। अब मैं क्या करूं? मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। भगवान मेरी मदद करो। ऋषि मुनि फिर से अपनी तपस्या में लग गए। कई दिन बीत गए। बकरी वहां मिट्टी की बनी रही और खड़ी रही। अचानक एक दिन तेज तूफान आया और बारिश होने लगी। तेज बारिश के कारण मिट्टी की बकरी धीरे धीरे बहने लगी। कोई बचाओ, बचाओ, आज तो मेरी मौत निश्चित है। कोई है? लेकिन बकरी की आवाज बिल्कुल भी किसी को नहीं सुनाई दे रही थी। मगर अचानक ऋषि मुनि के मन में उस बकरी के लिए दया आ जाती है। वो आंखें खोलते हैं और अपना श्राप वापस ले लेते हैं। बकरी अपने असली रूप में आ जाती है और उनसे माफी मांगती है। आप धन्य हैं ऋषि मुनि। आज के बाद मैं बिल्कुल भी शोर नहीं करूंगी। रहूंगी तो आपके आसपास, आपकी सेवा करूंगी, लेकिन आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। आपने मुझे जीवन दान दिया है। मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा करें। ऋषि मुनि गुड्डी बकरी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, जा, तुझे माफ किया, मगर याद रखना, कभी किसी की भक्ति में
कोई बाधा ना बने, इस बात का ख्याल रखना। आज से तुम्हारा परम धर्म होना चाहिए। मैं समझ गई ऋषि जी, ऐसा ही होगा।